नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ माइक्रो कैप्स को देखेंगे जिनमें काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, राइट। तो माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स की कहानी थोड़ी सैड है। अगर आप ये दोनों इंडाइसेस देखोगे तो दोनों इंडाइसेस करेक्ट कर रहे हैं, जबकि आप मिड कैप्स देखोगे तो एक तरह से ऑल टाइम हाइज बनाया मिड कैप्स ने और निफ्टी अगर आप देखोगे वो भी एक तरह से ऑल टाइम हाई पे है, राइट। तो जो भी मैंने माइक्रो कैप्स सिलेक्ट किए हैं वो एक 4 पैरामीटर्स पे सिलेक्ट किए। सबसे पहला जो पैरामीटर है, ये जो स्टॉक्स है, चारों स्टॉक्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। तो आप एक हायर हाइज हायर लोज का एक पैटर्न देखोगे। तो जब स्टॉक्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होते हैं तो कुछ नहीं तो कुछ जो फ्यूचर ग्रोथ होता है वो एक तरह से वो स्टॉक्स या फिर कंपनीज डिस्काउंट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे जिनका सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको किसी कारणवश एक तरह से डिस्काउंट कर रहे हैं और इसलिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिखेंगे आपको ये स्टॉक्स। तो एक तो हाई मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के स्टॉक्स है ये। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जब मैं माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करते वक्त देखता हूँ वो है CFO टू EBITDA। क्या होता है कि ये छोटे कंपनीज जो है अपने P&L में प्रॉफिट्स अच्छे दिखा लेते हैं क्योंकि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हाई ग्रोथ कंपनीज होते हैं माइक्रो कैप्स में आप इसलिए इन्वेस्ट करते हो क्योंकि ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होती है, बट उनके पास कैश फ्लोज की दिक्कत होती है। तो P&L में प्रॉफिट्स दिखते हैं पर बैलेंस शीट में कैश फ्लोज नहीं दिखते और बहुत सारे कंपनीज एक तरह से बंद हो जाते हैं इसके कारण। तो एक CFO टू EBITDA अगर 0.7 0.8 से ज़्यादा रहे तो आपको पता है कि बिजनेस मॉडल में बार्गेनिंग पावर है। छोटी कंपनी क्यों ना हो बट बार्गेनिंग पावर है अपने कस्टमर्स के साथ। अपने कस्टमर्स से अपना जब माल बेचती है तो कस्टमर्स से पैसा निकालने की कुवत लगती है। बिजनेस मॉडल में स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। तो CFO टू EBITDA ये सारे कंपनीज का 0.7 0.8 0.9 का है। तो बिजनेस मॉडल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनीज बड़े बन सकते हैं, 10,000 मार्केट कैप, 15,000 मार्केट कैप से बन सकते हैं अगर बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है। तो ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैंने लगाया है वो है अर्निंग्स यील्ड का। तो जैसे मैंने बताया जो इंडाइसिस में करेक्शन आया तो स्टॉक्स थोड़े सस्ते हुए, माइक्रो कैप्स भी सस्ते हुए। तो अर्निंग्स यील्ड जहाँ पे भी आप देखोगे 6.56 से ज़्यादा रहेगी तो एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनीज में अच्छा है। तो अर्निंग्स यील्ड जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। अर्निंग्स यील्ड को हम इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि जो GSEC बॉन्ड्स है, मतलब 10 ईयर बॉन्ड्स है गवर्नमेंट के, जो एक बहुत सेफ एसेट है, वो करीबन 6.6% का रिटर्न्स दे रहे हैं। तो अगर ये कंपनी लेट्स से 5% का रिटर्न दे रही है तो थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है एज कंपेयर टू द सेफेस्ट एसेट क्लास आउट देयर। तो ऐसे कंपनीज देखिए जिनका अर्निंग्स यील्ड ना ज़्यादा से ज़्यादा हो, 10 का हो, 12 का हो, 20 का हो। तो अर्निंग्स यील्ड जितना ज़्यादा रहेगा उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। मतलब पी जो है वो मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये जो भी स्टॉक्स में डिस्कस कर रहा हूँ दीज आर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, तो फिर वो इंडस्ट्री का पी वगैरह वो लेना पड़ता है, हिस्टोरिकल पी लेना पड़ता है। इसलिए मैं अर्निंग्स यील्ड देखता हूँ, थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक तरह से एडवांटेज या फिर आइडिया मिल जाता है, राइट। चौथा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि ये जो भी कंपनीज है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है। तो जो रुपी में डिप्रिसिएशन दिखा है वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ये कंपनीज़ को दिख सकता है। तो 20%, 30%, 40% एक्सपोर्ट्स कर रही है। हाँ, कुछ कंपनीज़ जो US को एक्सपोर्ट्स कर रही है वो दे आर पासिंग ऑन द इंक्रीज इन द काइंड ऑफ टैरिफ्स टू द एंड कस्टमर्स। तो वो एक तरह से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल का एक तरह से सिंबल है। तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं यहाँ पे, या फिर जो कंपनीज़ मैंने शॉर्टलिस्ट की है उनका एक एक्सपोर्ट एंगल है। जो डेप्रिसिएटेड डॉलर या डेप्रिशिएटेड रुपी जो है, तो डॉलर एक तरह से इट्स गेटिंग डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द बास्केट ऑफ अदर currencies like pounds and euro and yen. तो और रुपी जो है it is getting depreciated in front of the dollar. So if many of these companies or if these companies have an exposure to the US to the EU market तो एक तरह से काफ़ी competitive बन रहे हैं with regards to exports and depreciated rupee, right? तो we'll start with the first company, Rico Industries। 1600 करोड़ का market capitalization इस कंपनी का। ऑटो components बनाती है, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, आइस व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स। तो एक तरह से जो इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक्चुअली जो ट्रेंड जो EU में और US में थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, चाइना में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट हाइब्रिड्स एक तरह से EU में बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो रहे हैं। तो ये कंपनी बहुत सारे हाइब्रिड जो व्हीकल मेकर्स होते हैं उनको भी एक तरह से सप्लाई करती है। तो अगर आप प्रोडक्ट्स देखो तो ये जो कास्टिंग्स होते हैं, एल्यूमिनियम के कास्टिंग्स या फिर स्टील के जो कास्टिंग्स होते हैं वो बनाती है कंपनी। इट्स एन ऑटो एंसिलरी कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स, एक्सपोर्ट्स 20% है,
जिसमें से 50% यूएस को है, बट जो टैरिफ का जो असर पड़ रहा है इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट द कॉन कॉल्स और द मैनेजमेंट सेड, राइट। तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी नहीं है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल और इंडियन कंपनीज को एक तरह से सप्लाई करती है। गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है, 15 to 18% का गाइडेंस दिया है कंपनी के मैनेजमेंट ने। ROE ROC जो करीबन 7% का है वो एक्सपैंड होकर 11 to 12% का बनेगा। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% के है वो करीबन 12-13% के एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बनेंगे। डिफेंस और रेलवेज को भी सप्लाई कर रही है, तो न्यू इनिशिएटिव्स कर रही है कंपनी। केपेक्स हो रहा है उनका टोयोटा की फैसिलिटी के लिए, टोयोटा को जो माल सप्लाई करना है उसके लिए केपेक्स हो रहा है। ऑब्वियसली अगर कास्टिंग्स बना रही है एल्यूमिनियम और आयरन के, तो थोड़ा रॉ मटेरियल प्राइसेस का असर पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट का टोन स्ट्रॉन्ग था, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलविंड में दिख रही है कंपनी। सेल्स ग्रोथ इतना सही नहीं दिख रहा है, 4% का सेल्स ग्रोथ है, 14% का प्रॉफिट ग्रोथ है, राइट। डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा डेट ड्रिवन केपेक्स हो रहा है, जो भी होस्टल फैसिलिटी का हो रहा है, तो डेट टू इक्विटी ज़्यादा है। बट द गाइडेंस विच इज़ गिवन बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का टोन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कंपनी का भी स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे हायर हाइज हायर लोस बना रहा है। तो ऑटो एंसिलरी वैसे भी वोक में है, तो ये एक स्मॉल कैप है जिसको आप देख सकते हो, राइट। सो दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो रिको इंडस्ट्रीज का ये ब्रीफ था। द नेक्स्ट कंपनी इज सिग्मा सॉल्व। तो ये कंपनी जो है ये IT कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। तो दुनिया भर के जो IT कंसल्टिंग सर्विसेज होते हैं, जैसे आपको ऐप का डेवलपमेंट करना है, वेब एनालिटिक्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से सिग्मा सॉल्व एक तरह से करती है, राइट। सो काफ़ी छोटी कंपनी है, एक्चुअल में एक मार्केट कैप है 532 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका भी स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे पिछले एक साल में हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो एक तरह से वोग में है या ट्रेंड में है या मोमेंटम में है स्टॉक प्राइस। और सबसे बड़ा कारण इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है, तो 36% का सेल्स ग्रोथ है, 27% का प्रॉफिट ग्रोथ है। ROE ROC भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 42% का ROE इस कंपनी का पिछले 5 साल का। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज 25%, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल दिख रहा है, कोई डेट नहीं है। CFO टू EBITDA जैसे मैंने कहा कि 0.7 का है, अच्छे कंपनीज है, ये बिजनेस मॉडल में स्ट्रेंथ है इन कंपनीज के। अर्निंग्स यील्ड 6% है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिख रही है इस कंपनी में, राइट। तो ऐसे जो कंपनीज जो मैं एनालाइज करता हूँ, इसमें से बहुत सारे कंपनीज में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ, बहुत सारे कंपनीज में रिजेक्ट करता हूँ, तो एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ। सो इफ यू वांट टू एक्सेस माय पोर्टफोलियो, अंडरस्टैंड द रैशनल व्हाई आई बाय कंपनीज, व्हाई आई सेल कंपनीज, व्हाई आई बाय एसेट क्लासेस, वेरियस कमोडिटीज थ्रू ETFs, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मेंबरशिप एंड आई एम श्योर कि यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जो भी मैंने प्रोसेस फॉलो किया है पिछले 3 महीने में, 2 महीने में, जहाँ पे भी कंपनीज मैंने ऐड किए हैं, बेचे किए, उसका पूरा रैशनल पूरा डॉक्यूमेंट किया है। गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन वट एवर आई हैव डन एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट, राइट। तो ये कहानी सिग्मा सॉल्व की थी, राइट। द थर्ड कंपनी इज ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स। तो ये कंपनी ना टेक्सटाइल कंपनी है, होम और फैशन टेक्सटाइल। तो अभी क्रिसमस आया है, तो क्रिसमस में ये सारी चीज़ें ना US में या फिर यूरोपियन यूनियन में ये सारी चीज़ें बहुत बेची जाती है, मतलब ये जो टेक्सटाइल्स के जो पिलोज़ है वगैरह, तो ये कंपनी वो एक्सपोर्ट करती है यहाँ से, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अगर आप देखोगे तो 25% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, तो एक प्रीमियम प्लेयर है। 60% एक्सपोर्ट्स है, US का 19% एक्सपोर्ट्स है, बट वट एवर द टैरिफ बर्डन दैट द कंपनी हैज़, इट हैज़ पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स। तो एक तरह से वो टैरिफ का हिट खुद नहीं ले रही है। नो जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, तो बाकी भी मार्केट्स को एक तरह से एक्सपोर्ट करती है कंपनी। डेप्रिशिएटेड रुपी का जैसे मैंने बताया इसको फ़ायदा मिलेगा। इन्वेंट्री लेवल्स इस कंपनी के थोड़े हाई है। इस कंपनी का कोई मुझे गाइडेंस कॉन कॉल कुछ मिला नहीं। टेक्सटाइल है, थोड़ा प्रेशर में, इसलिए अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे थोड़ा फ्लैटिश ऑन हायर साइड दिख रहा है, राइट। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ इतना नहीं दिख रहा है, बिकॉज जो US का जो टैरिफ्स है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर दिखा है कंपनी के ऊपर। CFO टू EBITDA इज 0.8, बट अर्निंग्स यील्ड इसका 10% है, मतलब आउट ऑफ द 4 कंपनीज दैट वी आर एनालाइजिंग, ये सबसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी में सबसे ज़्यादा है। और होम और फैब्रिक प्रोडक्ट्स एक तरह से US को एक्सपोर्ट करती है, राइट। तो दिस इज वन कंपनी, ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स। तो फाइनल कंपनी इज टाइटन बायोटेक, 900 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत रिसेंटली इसका स्टॉक प्राइस ऊपर गया। इसका भी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ इतना ज़बरदस्त नहीं है, राइट, बट इफ यू लुक एट द ROE इट्स 25%। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे जो फ्लेवरिंग्स या फ्लेवर्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं खानों में, राइट, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बेस है इनका, कोलेजन एंड प्रोटीन्स,
फूड इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, विटामिन जो मिनरल्स खाते हैं लोग, राइट, वो टैबलेट्स में मिलते हैं, एग्रीकल्चरल फूड, राइट, एनिमल न्यूट्रिशन। तो एक बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बेस है इस कंपनी का। 30% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी में भी थोड़ा इन्वेंट्री ज़्यादा दिखी, इन्वेंट्री लेवल ज़्यादा दिखा है, बट इनमें रिसीवेबल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका भी CFO to EBITDA 0.7 है। थोड़ा एक्सपेंसिव है ये कंपनी, बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे 14% है। द लास्ट 3 कंपनीज विच आई स्पोक अबाउट, 4 में से जो पिछले 3 कंपनीज है उसमें कोई डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो इन कंपनीज का। तो बैलेंस शीट वगैरह काफ़ी स्ट्रॉग है। इवन द फर्स्ट कंपनी उसका बैलेंस शीट इतना स्ट्रॉग नहीं, बट केपेक्स कर रही है, इसलिए लॉन्ग टर्म डेट लिया इस कंपनी से। दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट टाइटन बायोटेक. Please like the video if you found value in it. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.